वेलकम टू असली वजह। आप सुन रहे हो एक साइकोलॉजिकल डीप डाइव। आज हम रिश्तों में होने वाले एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन उतना ही शक्तिशाली इमोशनल मैनिपुलेशन के बारे में बात करेंगे। हाँ, और इसे समझने के लिए हमारे पास एक कहानी है। एक कहानी? एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि कैसे एक इंसान रिश्ते के पूरे इमोशनल माहौल को कंट्रोल करता है। इस कॉन्सेप्ट को इमोशनल थर्मोस्टेट कहा जा सकता है शायद। बिल्कुल सही। जैसे एक थर्मोस्टेट कमरे के तापमान को कंट्रोल करता है, वैसे ही रिश्ते में एक व्यक्ति दूसरे के इमोशंस को कंट्रोल करके पूरे रिश्ते का माहौल तय करता है। इमोशनल थर्मोस्टेट, ये काफी पावरफुल शब्द है। मतलब एक इंसान पूरे रिश्ते के इमोशनल टेम्परेचर को अपनी मर्जी से ऊपर नीचे कर सकता है। एग्जैक्टली, ठीक यही मतलब है। और जो माहौल को कंट्रोल करता है वो धीरे धीरे पूरे रिश्ते को कंट्रोल करने लगता है, और उस रिश्ते में मौजूद दूसरे इंसान को भी। हाँ, आज की कहानी इसी अदृश्य कंट्रोल के बारे में है। ये एक पपेट मास्टर और उसकी पपेट की कहानी है, जहाँ दूरियां इतनी बारीक हैं कि वो दिखाई भी नहीं देती। बिल्कुल। चलिए तो फिर इस कहानी में उतरते हैं, देखते हैं कि ये अदृश्य दूरियां आखिर काम कैसे करती हैं और उन्हें पहचाना कैसे जा सकता है। तो कहानी के दो मुख्य किरदार हैं। एक है नैना, वो बहुत एनर्जेटिक है, जिंदा दिल, एक्सप्रेसिव है, अपनी खुशी अपना दुख सब कुछ खुलकर जाहिर करती है। ठीक है। और दूसरा है समीर, जो बाहर से बहुत शांत, लॉजिकल और धैर्यवान दिखता है। अच्छा, वो टाइप जो कभी अपनी आवाज ऊंची नहीं करता। हाँ, हमेशा सुलझा हुआ नजर आता है। और यहीं से आई थिंक मैनिपुलेशन की नींव रखी जाती है। समाज अक्सर शांत और कम बोलने वाले व्यक्ति को ज्यादा समझदार मान लेता है। सही है। और एक्सप्रेसिव इंसान को ड्रामा या ओवर रिएक्टिंग का टैग मिल जाता है। बिल्कुल। और समीर इसी धारणा को अपने सबसे बड़े हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। अच्छा, तो इसका पहला एग्जाम्पल कब मिलता है हमें? ये तब होता है जब नैना को अपनी जॉब में प्रमोशन मिलता है। राइट। तो वो खुशी से झूमती हुई घर आती है और समीर को बताती है, सैम, मुझे प्रमोशन मिल गया, मैं सीनियर एडिटर बन गई। ये जश्न का पल होना चाहिए। ऑफ कोर्स। एक हेल्दी रिश्ते में यहाँ खुशी होती, उत्साह होता। लेकिन समीर का रिएक्शन? वो कुछ और ही कहानी कहता है। वो अपने लैपटॉप से नजर हटाए बिना बस एक हल्की सी बेपरवाह मुस्कान के साथ कहता है। क्या कहता है? बहुत अच्छा, मुझे बस थोड़ी हैरानी है, तुम तो डेडलाइन को लेकर बहुत स्ट्रेस्ड थी। क्या तुम वाकई इस एक्स्ट्रा प्रेशर के लिए तैयार हो? मैंने चाहता कि तुम पिछले महीने की तरह हर रात रो। उफ, ये सुनने में तो चिंता जैसा लगता है, लेकिन इसका असर बहुत अलग है। नैना की सारी खुशी एक पल में हवा हो गई होगी। क्योंकि ये असल में चिंता है ही नहीं। इसे साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में कंसर्न ट्रोलिंग कहते हैं। कंसर्न ट्रोलिंग यानी चिंता का मुखौटा पहनकर किसी के आत्मविश्वास पर हमला करना। समीर, मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ कहकर एक्चुअली ये कह रहा है कि तुम इसके काबिल नहीं हो, या तुम ये संभाल नहीं पाओगी। वाओ। उसने नैना की सबसे बड़ी खुशी के मौके पर उसके मन में शक का बीज बो दिया। तो ये एक तरह का इमोशनल जुड़ो है। उसने नैना की खुशी की एनर्जी को उसी के खिलाफ इस्तेमाल कर दिया। बिल्कुल। अब वो अपनी सफलता का जश्न नहीं मना रही, बल्कि अपनी काबिलियत को डिफेंड कर रही है। हाँ, वो कहती है मैं नहीं रोऊंगी, मैं इसे संभाल सकती हूँ। जश्न का माहौल अब चिंता और सेल्फ डाउट में बदल चुका है। थर्मोस्टेट नीचे कर दिया गया है। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक बार नहीं होता। मैनिपुलेटर इस टेक्निक का इस्तेमाल बार बार करता है, ताकि पार्टनर अपनी किसी भी अचीवमेंट को लेकर पूरी तरह खुश ना हो पाए और हमेशा उसके अप्रूवल पर निर्भर रहे। तो उसने नैना की खुशी को कंट्रोल कर लिया, लेकिन ये तो सिर्फ एक घटना थी। इस तरह का कंट्रोल बनाए रखने के लिए मैनिपुलेटर को लगातार काम करना पड़ता होगा, है ना? हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर दूसरी टेक्निक सामने आती है, जो शायद इससे भी ज्यादा सूक्ष्म और परेशान करने वाली है। वो क्या है? चुप्पी का इस्तेमाल, यानी द साइलेंट ट्रीटमेंट। साइलेंट ट्रीटमेंट, सजा देने का एक पैसिव अग्रेसिव तरीका। बिल्कुल, पैसिव अग्रेसिव मतलब आप सीधे तौर पर गुस्सा नहीं दिखाते, लेकिन अपने व्यवहार से सामने वाले को टॉर्चर करते हैं। सही है। कहानी में नैना और समीर एक पार्टी में हैं। नैना अपने एक पुराने दोस्त के जोक पर जोर से खिलखिलाकर हंसती है। एक नॉर्मल खुशी का पल। हाँ, एक स्वाभाविक पल। लेकिन उसी पल समीर का चेहरा एकदम भावहीन, ब्लैंक हो जाता है। वो कुछ कहता नहीं, बस अपना सारा इमोशनल रिएक्शन वापस खींच लेता है। और इसका असर
जाहिर है नैना पर तुरंत पड़ा होगा। हाँ, फौरन, क्योंकि उसने थर्मोस्टैट को फिर से बदल दिया। पार्टी का जो गर्माजोशी वाला माहौल था, समीर ने खुद को उससे पूरी तरह अलग कर लिया। और फिर घर जाते हुए रास्ते में चुप्पी। वो खामोशी बहुत भारी होती है। नैना पूछती है, क्या हुआ, तुम नाराज हो? और मुझे अंदाजा है कि वो सीधे सीधे जवाब नहीं देता होगा। नहीं, काफी देर बाद वो कहता है, तुम बहुत जोर से हंस रही थी। ओह। थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, पर कोई बात नहीं, मुझे पता है तुम्हें अटेंशन पसंद है। एक मिनट, इन 2 लाइंस में उसने 2 बहुत क्रूर काम किए। कौन से 2? पहला, उसने नैना की स्वाभाविक हंसी को अटेंशन सीकिंग का नाम दे दिया, जैसे वो ये सब जानबूझकर ध्यान खींचने के लिए कर रही थी। और दूसरा, उसने कहा कि उसे शर्मिंदगी हुई, जिससे नैना को अपनी ही खुशी पर शर्माने लगी। और नतीजा ये होता है कि नैना अपनी हंसी के लिए माफी मांगती है। हाँ, अनजाने में वो एक सबक सीख जाती है कि मेरी खुशी समीर के कंफर्ट के दायरे में होनी चाहिए। अगर मैं ज्यादा खुश होंगी तो मुझे चुप्पी की सजा मिलेगी। उसकी हंसी अब आजाद नहीं रही, और जब साइलेंट ट्रीटमेंट भी कमजोर पड़ने लगता है, तब वो अपना सबसे खतरनाक हथियार इस्तेमाल करता है। और वो क्या है? उकसाकर दोषी ठहराना, जिसे हम रिएक्टिव अब्यूज कहते हैं। रिएक्टिव अब्यूज? ये शायद सबसे शातिर मनोवैज्ञानिक चालों में से एक है। इसमें मैनिपुलेटर पहले आपको लगातार उकसाता है, आपके सब्र का बांध तोड़ता है, और जब आप आखिरकार रिएक्ट करते हैं तो वो आपके उसी रिएक्शन को आपके खिलाफ इस्तेमाल करता है, ये साबित करने के लिए कि अस्थिर और क्रेजी तो आप ही हैं। मतलब वो आग भी खुद लगाता है और फिर फायर ब्रिगेड को भी खुद ही बुलाता है। बेहतरीन एनालॉजी है। कहानी में एक सीन है जहां समीर 1 घंटे से नैना पर छोटी छोटी बातों से साइकोलॉजिकल हमले कर रहा है। जैसे, तुम फिर से चाबी रखना भूल गई, कितनी गैर जिम्मेदार हो, तुम्हारे दोस्त असल में तुम्हें पसंद नहीं करते, तुम कभी भी तर्क से बात नहीं करती, हमेशा इमोशनल हो जाती हो। वो लगातार उसकी इनसिक्योरिटीज को कुरेद रहा है। हाँ, कोई भी इंसान इस तरह के लगातार हमलों को ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। आखिरकार नैना का सब्र टूट जाता है। वो चिल्लाती है, मेरा विश्लेषण करना बंद करो, और हताशा में सोफे का एक कुशन उसकी तरफ फेंक देती है। वो उस पल पूरी तरह टूट चुकी है, और समीर को बस इसी पल का इंतजार था। बिल्कुल। जैसे ही नैना रिएक्ट करती है, समीर का बर्ताव तुरंत बदल जाता है। वो एकदम शांत हो जाता है, अपना फोन निकालता है और बहुत ठंडी आवाज में कहता है, देखो, मैं इसी की बात कर रहा था, तुम कितनी अस्थिर हो, मैं तो बस तुमसे शांति से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम हिंसक हो रही हो। को ही सबूत की तरह पेश कर दिया। ये एक जाल ही है। ये तो जाल बिछाने जैसा है। उसने 1 घंटे तक जो नैना को उकसाया, वो सब मिटा दिया गया। अब कहानी ये बन गई है कि समीर एक शांत, तर्कसंगत इंसान है और नैना एक हिंसक और अस्थिर औरत है। उसने नैना के रिएक्शन को हथियार बनाकर उसे ही क्रेजी साबित कर दिया। ये गैसलाइटिंग का एक क्लासिक और बहुत ही खतरनाक रूप है। इस पॉइंट पर नैना के दिमागी हालात के बारे में सोचना भी मुश्किल है। जब आपकी सच्चाई पर ही लगातार हमला हो तो इंसान खुद पर शक करने के अलावा और कर भी क्या सकता है। उसे सच में लगने लगा होगा कि सारी गलती उसी की है। हाँ, और यही रिएक्टिव अब्यूज का सबसे बड़ा खतरा है। ये पीड़ित के मन में गहरा संदेह पैदा कर देता है। नैना को सच में लगने लगता है कि शायद वो पागल हो रही है, और इसी उलझन से बाहर निकलने के लिए वो एक बहुत बड़ा कदम उठाती है। वो फैसला करती है कि वो उनके अगले झगड़े को रिकॉर्ड करेगी। उसे एक बाहरी ऑब्जेक्टिव सबूत की जरूरत पड़ती है क्योंकि वो अपनी यादों और अपनी भावनाओं पर भरोसा खो चुकी है। राइट। तो एक दिन झगड़े के दौरान वो चुपके से अपना फोन रिकॉर्डिंग पर लगाकर टेबल पर छोड़ देती है। बाद में जब घर में शांति होती है, वो अकेले में हेडफोन लगाकर उस ऑडियो को सुनती है। और तब उसे वो सच्चाई सुनाई देती है जो वो देख नहीं पा रही थी। उसे क्या सुनाई देता है? उसे 2 आवाजें सुनाई देती हैं। पहली समीर की ठंडी, बिना किसी इमोशन के, नापी तुली और हर शब्द चुभने वाला। उसकी आवाज में कहीं भी गुस्सा या दुख नहीं है, बस एक सर्द कंट्रोल है। और फिर उसे अपनी आवाज सुनाई देती है। कैसी? जिसमें बेबसी है। वो गिड़गिड़ा रही है, रो रही है, अपनी बात समझाने की नाकाम कोशिश कर रही है। ये कितना शक्तिशाली पल होगा। जब तक वो समीर का शांत चेहरा देख रही थी, वो उसके शांत दिखने को उसकी समझदारी मान रही थी। लेकिन बिना उस चेहरे को देखे
जब उसने सिर्फ शब्दों को सुना तो उसे उन शब्दों में छुपी क्रूरता साफ साफ सुनाई दी। राइट। उसे एहसास हुआ कि समीर का शांत स्वभाव समझदारी या धैर्य नहीं बल्कि उदासीनता है। एपैथी। उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि नैना कैसा महसूस कर रही है। बिल्कुल। और तब उसके मन में सच्चाई एक बिजली की तरह कौंधती है। वो क्या सोचती है? वो सोचती है, वो मुझे शांत नहीं कर रहा था, वो मुझे उकसा रहा था। अस्थिर मैं नहीं हूँ, मैं तो बस उस टॉर्चर पे रिएक्ट कर रही हूँ। रोना, ये सब समीर के इमोशनल थर्मोस्टेट का नतीजा था। उसे पैदा किया जा रहा था। ठीक है, तो अब वो दूरियों को देख सकती है, पपेट मास्टर का खेल समझ आ गया है। लेकिन सिर्फ देखने से तो कुछ नहीं होगा, वो उन दूरियों को काटती कैसे है? इस सच्चाई को जानने के बाद अब वो पुरानी नैना नहीं रह सकती थी। वो एक और मनोवैज्ञानिक तकनीक का इस्तेमाल करती है। अच्छा? लेकिन इस बार अपने बचाव के लिए। इस टेक्निक का नाम है द ग्रे रॉक मेथड। ग्रे रॉक मेथड मतलब एक भूरे पत्थर की तरह बन जाना। बिल्कुल। मैनिपुलेटर, नार्सिसिस्ट जैसे लोग ड्रामा से फीड करते हैं। हाँ, ड्रामा और इमोशनल रिएक्शन से उन्हें एनर्जी मिलती है। जब आप रोते हैं, चिल्लाते हैं या बहस करते हैं तो उन्हें लगता है कि उनका कंट्रोल काम कर रहा है। तो ग्रे रॉक मेथड का मतलब है उन्हें कोई भी इमोशनल रिएक्शन देना बंद कर देना। एग्जैक्टली। आप एक भूरे, बोरिंग पत्थर की तरह बन जाते हैं, भावहीन और गैर प्रतिक्रियाशील। तो नैना ये कैसे करती है? समीर को जब महसूस होता है कि नैना उससे दूर जा रही है तो वो उसे वापस खींचने के लिए एक और झगड़ा शुरू करने की कोशिश करता है। वो नैना की ड्रेस देखकर कहता है, तुमने ये पहना है, इसमें तुम डेस्परेट लगती हो। ये एक चारा है। वो चाहता है कि नैना रोए या चीखे या बहस करे। लेकिन इस बार नैना चारा नहीं पकड़ती। नहीं, वो बिना कोई भाव दिए अपने फोन में देखते हुए सपाट आवाज में कहती है, ठीक है, राय देने के लिए शुक्रिया। ना गुस्सा, ना आंसू, ना कोई सफाई, बस एक बोरिंग जवाब। और मैनिपुलेटर पर इसका क्या असर होता होगा? वो तो उलझन में पड़ गया होगा। पूरी तरह से उसका हथियार काम नहीं कर रहा। उसे वो इमोशनल रिएक्शन नहीं मिल रहा जिसकी उसे आदत है और जरूरत है। तो वो और कोशिश करता है। हाँ, कहता है, क्या तुम मुझे इग्नोर कर रही हो? ये बचपना है। पर नैना का जवाब अभी सपाट है, मैंने सुन लिया समीर, बस मुझे अब इन बातों से फर्क नहीं पड़ता। जब आप पत्थर बन जाते हैं तो सामने वाला आप पे चोट करके खुद ही थक जाता है। राइट। और जब उसके सारे दांव फेल हो जाते हैं तब वो अपना आखिरी और सबसे बड़ा दांव खेलता है, विक्टिम कार्ड। विक्टिम कार्ड। वो खुद को एक पीड़ित की तरह पेश करता है। समीर भी यही करता है। उसकी आवाज में अचानक दुख भर जाता है और वो कहता है, शायद मैं ही बुरा इंसान हूँ, मैं तो बस तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाने की कोशिश कर रहा था। वो चाहता है कि नैना को उस पर तरस आए और वो रुक जाए। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। नैना अपना बैग पैक कर रही है और वो एक बहुत शक्तिशाली बात कहती है। क्या? वो कहती है, मुझे तुम जैसा बनने के लिए तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। डोर के बिना कठपुतली गिर नहीं जाती समीर। वो चलकर दूर चली जाती है। वाओ। और ये कहकर वो अपार्टमेंट से बाहर निकल जाती है और समीर को उसी चुप्पी में अकेला छोड़ देती है जिसे वो एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता था। कहानी का अंत बहुत गहरा। नैना एक भीड़ भाड़ी शोरगुल वाली सड़क पर चल रही है। चारों तरफ केओस है, गाड़ियों का शोर है, लोगों की आवाजें हैं, लेकिन वो एक गहरी सांस लेती है और मुस्कुराती है। और इस बार उसकी मुस्कान को बहुत ज्यादा कहने वाला या उसे उसकी खुशी के लिए शर्मिंदा करने वाला कोई नहीं है। बाहरी दुनिया में भले ही शोर है, लेकिन उसके अंदर एक शांति है जो उसने खुद हासिल की है। वो आजाद है। इस पूरी कहानी से जो अंतिम मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि हमें मिलती है वो शायद सबसे जरूरी है। वो ये है कि अगर आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान है जो आपको लगातार अपने इमोशंस को समझाने के लिए, उन्हें जस्टिफाई करने के लिए मजबूर करता है, तो इस बात की बहुत संभावना है कि वो आपको समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। हाँ। वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। क्योंकि जो आपको सच में समझना चाहता है वो आपकी भावनाओं को स्वीकार करेगा, उन पर सवाल नहीं उठाएगा। वो पूछेगा, तुम ऐसा क्यों महसूस कर रहे हो? ना कि ये कहेगा, तुम्हें ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए। हाँ। जो कंट्रोल करना चाहता है वो आपकी भावनाओं को गलत साबित करेगा ताकि आप खुद पर शक करें और उन पर निर्भर हो जाएं। और जिस पल आप रिएक्ट करना बंद कर देते हैं, जैसे नैना ने ग्रे रॉक मेथड से किया, आप उस दौर को काट देते हैं। आप उन्हें वो शक्ति देना बंद कर देते हैं जो उन्हें आपके इमोशनल रिएक्शन से मिलती है। बिल्कुल। अंत में सवाल ये नहीं है
कि आपकी भावनाएं सही हैं या गलत। सवाल ये है कि क्या आपको उन्हें महसूस करने की आज़ादी है? एक स्वस्थ रिश्ते का थर्मोस्टेट आपसी सम्मान और स्वीकृति पर सेट होता है, कंट्रोल और मैनिपुलेशन पर नहीं। और ये सोचने वाली बात है कि हमारे रिश्तों का थर्मोस्टेट आखिर किसके हाथ में है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और